हेलो स्टूडेंट्स। आपने अक्सर सुना होगा कि नथिंग कम्स फ्री। फ्री कुछ भी नहीं आता। ठीक है। अगर हमारी इकॉनमी तेजी से ग्रोथ कर रही है, इकॉनमी यानी कि आप कह सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके कारण जो आपकी प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुई, जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर काफ़ी सारी क्लाइमेट चेंजेस आई हैं जो कि हमारी लिए बड़ा हार्मफुल है। ठीक है। तो टुडे आवर टॉपिक इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। आज हम डिस्कस अभी फर्स्ट लेक्चर में करेंगे सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट एक फ्रेंच की शब्द एनवायरन, एनवायरन ENVIRON, एनवायरन से लिया गया फ्रेंच की शब्द। ठीक है। जिसका मीनिंग है सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, या एनसर्कल। ठीक है। यानी कि आपके पास एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। एनवायरनमेंट डिफाइन क्या करता है? टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस। टोटल प्लेनेटरी, अर्थ एक प्लैनेट ही है ना, ठीक है ना, प्लेनेटरी इनहेरिटेंस यानी कि जो इनहेरिटेंस यानी कि जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, यानी कि जब बाय बर्थ जो भी चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस यानी कि एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट मीन्स टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड दी टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, यानी कि टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस है, यानी कि जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं। ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें बाय बर्थ, मतलब तब से हमें मिला हुआ है। ठीक है। एंड दी टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज का ये टोटल है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में क्लियर मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज, यानी कि इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। वो है, एक आपके पास आती है बायोटिक, बायोटिक एलिमेंट्स हैं, एंड एबायोटिक, एबायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो लिविंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर ट्री वगैरह जैसे बर्ड्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, इवन हम ह्यूमन बीइंग, ये सब अब क्या आ रहे हैं? लिविंग जो एलिमेंट्स हैं, दैट आर बायोटिक एलिमेंट। लिविंग, जिनमें जान है। ठीक है ना, जैसे कि प्लांट्स, बर्ड्स, इवन ह्यूमन बीइंग हम। ठीक है, ठीक है, क्लियर, एटसेट्रा, ये सब आ रहे हैं बायोटिक के अंदर। और दूसरे आ रहे हैं आपके पास एबायोटिक एलिमेंट। एबायोटिक एलिमेंट यानी कि इनको ये भी कहा जाता है नॉन लिविंग एलिमेंट्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स जिनमें जान नहीं है, यानी कि एयर, वाटर, लैंड, एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, ठीक है ना, जो रॉक्स हैं, चट्टाने, आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट एनवायरनमेंट में क्या है? प्लेनेटरी इनहेरिटेंस है, जो हमें विरासत में मिली है। क्या चीजें? टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज जो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, उसका टोटल जो है उन दोनों को मिला के जब आप पढ़ेंगे, दैट इज एनवायरनमेंट। क्लियर? एनवायरनमेंट मीनिंग क्लियर? अब आपके पास आ रहे हैं इसके एनवायरनमेंट के फंक्शंस कि एनवायरनमेंट करता क्या है। ठीक है। सबसे पहले फंक्शंस आ गए आपके पास। एनवायरनमेंट हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन रिसोर्सेज, प्रोवाइड प्रोडक्शन रिसोर्सेज, यानी कि जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं, जिससे हेल्प से हमने प्रोडक्शन करनी है, उन रिसोर्सेज को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं, आगे दो टाइप के रिसोर्सेज हैं। एक होते हैं रीन्यूएबल, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरे आपके पास आ रहे हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। फर्स्ट रीन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि जिसको आप दोबारा जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, जैसे कि ट्रीज, फिशरीज। क्लियर है? ये यानी कि कभी
डिप्लीटेड नहीं होते, खत्म नहीं होते, एग्जॉस्ट नहीं होते, ठीक है। दो सोर्सेज विच आर नेवर, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है डिप्लीट होने की, खत्म होने की, यानी कि ट्रीज, फिशेज एटसेट्रा। और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जिनको आप दोबारा नहीं बना सकते, यानी कि ये विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर इसका हम ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि फॉसिल ऑयल, ठीक है ना, कोयला वगैरह जो होता है, जो भी है, यानी कि ये सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्लियर? ये सबसे फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एनवायरनमेंट आ रहा है प्रोवाइड प्रोडक्शन रिसोर्सेज, दूसरा आपके पास फंक्शन आ रहा है इट सिमिलेट्स वेस्टेज, ठीक है। वेस्ट जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो वेस्टेज होती है, इंडस्ट्री से धुआं, स्मोक, जो भी है प्रोडक्शन वेस्ट मटेरियल निकलता है इंडस्ट्री से, ये सारा एनवायरनमेंट उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, असिमिलेट यानी कि उसको अपने में समा लेता है एनवायरनमेंट। क्लियर? फिर एनवायरनमेंट है तो लाइफ है, इट सस्टेन लाइफ, यानी कि लैंड, एयर, वाटर, ये सब चीजें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, और ये जीवन, बिकॉज दे आर वेरी नेसेसिटीज, हमारी नेसेसिटीज है फॉर सस्टेन ए लाइफ। फोर्थ आ रहा है आपके पास, जो आ रहा है आपके पास ये आ रहा है इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज यानी कि हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो स्नोफॉल हो रही है या कुछ भी वाटर रिवर्स देखने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, यानी कि एनवायरनमेंट प्रोवाइडर्स एस्थेटिक सर्विसेज भी देता है जो हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। यानी कि ये फंक्शंस आपके पास आ रहे हैं एनवायरनमेंट के। अब ये एनवायरनमेंट ये फंक्शंस को तभी तक करेगा, एनवायरनमेंट के ये फंक्शन है सारे, वेस्टेज को असिमिलेट कर लेगा अपने में, यानी कि ये जो फंक्शंस करते हैं वो करता है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, ये इसको कर लेगा, मतलब यही, यानी कि जो डिमांड है फिर इनकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसके कैरिंग कैपेसिटी से। कैरिंग कैपेसिटी यानी कि जो हम अब करते हो, जो भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ जो रिसोर्सेज कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन है जो ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो आप रिसोर्सेज को धरती में से निकाल रहे हैं, फॉसिल ऑयल वगैरह जो निकाल रहे हैं, वो अपने रीजनरेशन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज है ये हमेशा जो लेस देन होनी चाहिए रीजनरेशन से, यानी कि जितने वो दोबारा बन रहे हैं उनसे वो कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आ रहा है जो ये जनरेट ऑफ वेस्ट हो रहा है, जो भी वेस्ट हो रहा है, जनरेशन ऑफ वेस्टेज है, जनरेशन ऑफ वेस्ट है, ये विद इन लिमिट होना चाहिए उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी है, एनवायरनमेंट तभी इन चीजों को, फंक्शंस को प्रॉपर कर पाएगा जब उसकी जो उसको मतलब वो विद इन लिमिट हो रहे हैं, यानी कि जब एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो रीजनरेशन से कम होने चाहिए, यानी कि रीजनरेशन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अगर ज्यादा हुए तो यानी कि ज्यादा ही है तभी एनवायरनमेंट क्राइसिस आते हैं, एनवायरनमेंट क्राइसिस आते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, उसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, दैट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज अपने रीजनरेशन से ज्यादा है। दूसरा जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वेस्ट, ठीक है, एनवायरनमेंट हम कह रहे हैं स्टिमुलेट वेस्ट, उसको अपने आप में संभाल लेता है, पर उसकी जो ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज्यादा वेस्ट मतलब जो हो रहा है, बन पा रहा है, बन रहा है, वेस्ट इज मोर देन, ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, यू कैन नोट डाउन, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन विदाउट कॉजिंग एनवायरनमेंट डैमेज, यानी कि ये सारी अपनी वेस्टेज को, डिग्रेडेशन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा विदाउट कॉजिंग एनवायरनमेंट डैमेज, यानी कि एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं होगा। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी means the ability of the environment to absorb degradation without causing
एनवायरमेंट डैमेज। क्लियर आपके पास ये मीनिंग? ओके। अब ये कहते हैं कि एनवायरमेंट जो इकोनॉमिक जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो अपने पास एनवायरमेंटल क्राइसिस है, जिसको आप टर्म को ENV एनवायरमेंट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एनवायरमेंट क्राइसिस है, ये क्यों आ रहे हैं? काजेस क्या है? काजेस क्या है? वही हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हमारी एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होने के कारण जो मैंने कि अपने एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो रही है, मतलब ठीक है ना, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये सारे, मतलब दूसरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो तेजी से डेवलपमेंट पाथ जो हो रहा है उसके कारण एयर वाटर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन है तो अस्थमैटिक प्रॉब्लम आ रही है, वाटर के कारण भी कई सारी पोल्यूशन के कारण प्रॉब्लम्स आ रही है, डायरिया वगैरह, ठीक है। यानी कि एक मतलब हो गया आपके पास डेवलपमेंट पाथ तेजी से ड्यू टू ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट पाथ। दूसरा ये आपके पास आ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन है, या डिमांड इज मोर देन उसके सप्लाई से है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा हो रहा है। इन सब के कारण फिर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल खर्चे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट का हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ये ओजोन डिप्लीशन, जिसको हमने अभी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपके पास ये आ रहा है कि जो एनवायरनमेंट की हमारे पास जो एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, ऑफ नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है इज वेरी हाई, यानी कि ठीक है जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट क्राइसिस जो आ रहे हैं, इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमें इसकी भरपाई करनी पड़ रही है दैट इज वेरी हाई। क्लियर? और एक आपसे यानी कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इज हाई। फिर एक आपके पास आ रहा है कि जो डिमांड सप्लाई का रिवर्सल रिलेशन है, यानी कि पहले क्या था, जो हमारी डिमांड थी, यानी कि जो हमारी यानी कि जो रिसोर्सेज की जो हम डिमांड कर रहे थे वो हमारी डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, यानी कि तब पहले क्या था, डिमांड लेस देन थी सप्लाई से। क्लियर? तब यानी बस इकोनॉमिक जो भी एनवायरनमेंट क्राइसिस हम पहले पास्ट में नहीं थे, अब धीरे धीरे एनवायरनमेंट क्राइसिस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ जो डिमांड है तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है पर डिमांड ज़्यादा है, जिसके कारण हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहा है, जो चीज़ें जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण उनको प्रोवाइड करनी है, तो यानी कि वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा हो रहा है जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ एनवायरनमेंट क्राइसिस। क्लियर? अब आपके पास जो आ रहा है एनवायरनमेंट क्राइसिस क्या क्या है हमारे पास, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, एक हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, और एक ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन की जो लेयर है वो कम हो रही है, ठीक है। पहले आपके पास आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर एंड ओशन, जो हमारा अर्थ का जो एटमोसफियर है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन। जो मतलब ये जो टेम्परेचर है ये कह रहा है कि मतलब 1.1 फ़ारेनहाइट 1, ठीक है, फ़ारेनहाइट है, और या आप इसको कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जो सी लेवल्स हैं उसका इंक्रीज इससे काफ़ी ज़्यादा है। ये है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग जो हम डिस्कस करने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है कि जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, ठीक है। क्यों राइज हो रहा है, उसके काजेज क्या क्या है, काजेज ऑफ राइजेस क्या है, यानी कि अगर वो उसके जो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, यानी कि जो हमारे धरती के आसपास एक परत होती है, मतलब ओजोन लेयर की, स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसमें ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य की जो हार्मफुल किरणें हैं उसको हमारी मतलब अर्थ पे आने से रोकती है, तो यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज होता है एक, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारे एनवायरनमेंट में है वो इंक्रीज हो रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हम पेड़ डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों के काटने के कारण जिनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा
मतलब एटमॉस्फेयर में हो रही है, ठीक है। मीथेन गैस है, ये सारी गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही हैं। और यानी कि ये जो गैसेस होते हैं, ये जो सूर्य की जो रेज हैं उसकी हीट को अपने में ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। यानी कि दैट्स वाई जो आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उसके कारण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले आपके पास आ रहा है बर्निंग फॉसिल फ्यूल, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। नो डाउट हमें जो ऑयल है, जो कोयला है, उसको बर्न करना है बिकॉज हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, ठीक है, पावर जनरेशन चाहिए, मतलब उसके लिए पावर जनरेशन चाहिए आपको, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्स, जो भी व्हीकल है उनके लिए पावर चाहिए आपको, वो कहाँ से आएगी, वो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसको कोयले को जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और जिससे क्या होगा, फिर हार्मफुल जो गैसेस है एनवायरनमेंट में ज़्यादा, यानी कि अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, गैसेस रिलीज ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है, एक तो हो गया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आ गया, फिर आपके पास आ रहा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब अपनी पेड़ों की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ डिफॉरेस्ट हो रहा है, क्यों हो रही है, मतलब कटिंग क्यों हो रही है पेड़ों की, एक तो यानी कि अर्बनाइजेशन भी हो रही है कि गांव से लोगों ने शहरों में आके रहना है, अर्बनाइजेशन के लिए उनको एक मतलब फैसिलिटीज देनी है आवास के लिए, रहने के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा, लोगों के पास काम, जैसे पॉवर्टी है, पॉवर्टी में अपने काज है डिफॉरेस्टेशन का, वो जो लोग अपने मतलब खाना बनाने के लिए जो उनको गैस वगैरह नहीं है उनके पास, ठीक है, तो वो एक लकड़ी को यूज़ करते हैं। बहुत सारे काज हैं डिफॉरेस्टेशन के, जिससे के कारण अपनी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हो रही है। फिर आपके पास आ रही है मीथेन गैस। मीथेन गैस यानी कि कैटल की जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है, ठीक है, एनिमल्स वगैरह की जो इनका वेस्ट, जो मटेरियल एनिमल का जो वेस्ट होता है, मटेरियल होता है, उसमें क्या है, मीथेन गैस होती है। अगर नो डाउट उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मीथेन गैस भी ज़्यादा होएगी, ठीक है। ये आपके पास आ रहे हैं कि काजेज क्या क्या अपने पास। फिर आपके पास आ रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये 41% इंक्रीज हो चुकी है पास्ट से। और जो मीथेन है ये आपकी 160%, यानी कि इस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है ये, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो मीथेन गैसेज हैं, ये सारे आपके एनवायरनमेंट में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो आपको हार्म पहुंचाएंगी, ठीक है। ये आपके पास यानी कि काजेस थे। अब इस काजेस के कारण क्या है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, यानी कि वो गैसेज अब एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, टेम्परेचर जो इतना राइज हो रहा है, उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। एक तो ये है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो सूर्य की यानी कि जो गर्मी ज़्यादा हो रही है, उससे एक तो इफेक्ट आप ये कह सकते हो मेल्टिंग आइस, जो आइस है वो पहाड़ों पे मेल्टिंग हो रही है, ग्लेशियर्स में भी आइस मेल्ट हो रही है, यानी कि कोस्टल एरिया में भी फ्लड आ रहे हैं। फिर आप इसके पास दूसरा कह सकते हो नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना, नेचुरल डिजास्टर यानी कि साइक्लोन, ड्रॉट वगैरह, सूखा पड़ रहा है, वो सारे आ रहे हैं। थर्ड आपके पास आ रहे हैं ट्रॉपिकल डिजीजेस। ट्रॉपिकल डिजीजेस जैसे कि कोई जैसे मलेरिया, कॉलरा वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे इन चीज़ों के कारण ही फैल रही हैं, एटमॉस्फेयर के कारण, ठीक है, एनवायरनमेंट क्राइसिस के कारण ये सारी ट्रॉपिकल डिजीजेस भी हो रही हैं। फिर आपके पास इसका आता है कि जो ट्रॉपिकल डिजीजेस में मलेरिया, कॉलरा, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी इसी के कारण आ रही हैं। फिर इफेक्ट ऑन एनिमल्स, हमारे एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि पोलर बियर्स हैं, वो अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं, बिकॉज ग्लेशियर्स वो ज़्यादा कोल्ड एरिया में होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है ना, ठंडे एरिया में होते हैं। पोलर बियर, अब जब ठंडी हमारा टेम्परेचर ही राइज हो रहा है, वहाँ पे भी उतना कोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, तो पोलर बियर भी यानी कि एक्सटेंट होने की कगार पे है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे हमारे पास उसके थे इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। इन सब इफेक्ट्स से बचने के लिए गवर्नमेंट ने जो हमारे यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन क्लाइमेट चेंज पे, उन्होंने क्या किया था, जापान में एक 1997 में हुई थी कॉन्फ्रेंस। इसमें था कि एक एग्रीमेंट था टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग, हमने ग्लोबल वार्मिंग के लिए लड़ना है, अगेंस्ट इसके फाइट करनी है। और कार्ड फॉर क्या था उनके पास, फॉर रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस,
यानी कि उन्होंने एक ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन उनका वो था, रिडक्शन करेंगे इसमें। क्लियर? ये आपके साथ पास था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अब आपके पास आ रहा है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ओजोन एक परत है जो सूर्य की जो हार्मफुल जो रेज है उसको अपने यहाँ पे आने से रोकती है। ठीक है, ये ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ये डिप्लीट कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज है जो यूवी रेज है वो हमारे अर्थ पे डायरेक्टली अब पहुंच पा रही है, जिससे क्या है कि स्किन कैंसर बहुत सारी हमें जो उसके कारण डिजीज हो रही है, यानी कि इसके कारण ना ओजोन डिप्लीशन हो रही है, यूवी रेज हमारे अर्थ पे आ रही है, जिसके कारण हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और भी आप कह सकते हो जैसे कि सॉरी ये क्या कहते हैं, फाइटोप्लांक, PHYTOPLANK, ठीक है, फाइटोप्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन एक मतलब होता है जिसकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है। ये ओशंस सीज वगैरह के ऊपर होता है, जो कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है ना, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे ज़्यादा पड़ रही है, जिसके कारण हार्मफुल इफेक्ट ऑन स्किन है, स्किन डिजीज हो रही है लाइक कैंसर्स वगैरह, स्किन कैंसर। एक फाइटोप्लांक्टन, ठीक है, ये एक मतलब वो है जो सीज वगैरह के ऊपर होता है, पानी की सतह के ऊपर होता है, जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है उनके सर्वाइव करने के लिए। अगर अल्ट्रावायलेट हमारी रेज भी ज़्यादा आ रही हैं तो ये क्या कहते हैं, हमारी जो प्लांटेशन है जो उतनी उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, उस पर भी उसका साइड इफेक्ट है। ओजोन डिप्लीशन हो क्यों रही है? ओजोन डिप्लीशन जो है हमारी यानी कि एनवायरनमेंट में क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड है वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्लोरीन जो मैनमेड सब्सटेंस के द्वारा भी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि उसको CFC बोलते हैं। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो कूलिंग सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे कि AC, रेफ्रिजरेटर, उसमें यूज होती है CFCS, कूलिंग सब्सटेंस में यूजेस होती है, एसिड्स रेफ्रिजरेटर वगैरह में। यानी कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और दूसरी ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन जिसको आप हेलोन्स भी बोलते हैं, हेलोन्स, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जिसको हेलोन्स भी बोला जाता है। ये कहाँ यूज होती है? जहाँ कभी जैसे आग वगैरह लगी, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो उसको आग बुझाने के जो काम आते हैं, उन ये चीज़ें वहाँ से रिलीज होती हैं। ठीक है, यानी कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है हमारा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में ये मैनमेड क्लोरीन जो उनके प्रोडक्ट के द्वारा जो क्लोरीन और ब्रोमाइन जो सब्सटेंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे वो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ओजोन डिप्लीशन के कारण ये जो एक मॉन्ट्रियल आपके पास आ रहा है, ये एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था एक, जिसमें आपके क्या था, मॉन्ट्रियल REL, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जिसमें क्या था कि हमने ये जो हमारे जो सब्सटेंस है इंक्रीज हो रहे हैं, इसको हम अवॉइड करेंगे। बैन, यानी कि इस पे हम बैन लगाया जाएगा कि जिसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि यानी कि हमारी जो ओजोन डिप्लीशन है वो ना हो सके, उसको हम रोक सके। ठीक है, ये आपके पास आ रही है ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। तो यानी कि फिर आपके पास थोड़ा सा मैं दे देती हूँ आपके पास जो हमारे जो सोर्सेज हैं हमारे मतलब कंट्री के जो बहुत सारे हैं, हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है, जैसे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ रेन, आयरन ओर है, हमारी जो नेचुरल गैस है इसकी काफ़ी सारी रिसोर्सेज है हमारे पास। इवन वर्ल्ड का 20% हमारे यहीं पे है अपनी कंट्री में। फिर आ रहा है बॉक्साइट, कॉपर, लिग्नाइट, डायमंड, गोल्ड, लीड, जिंक, यूरेनियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे मतलब धरती के जो अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे। फिर आ रहे इंडिया फॉरेस्ट है, जो इंडिया का फॉरेस्ट है काफ़ी वाइड एरिया है। अभी मेरे गले की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। वाइड एरिया है मतलब फॉरेस्ट है जो हमें मतलब हमें प्रोटेक्शन करता है।
हमारी वाइल्ड लाइफ जो उनको भी लाइफ दे रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल कवर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। फिर ब्लैक सॉइल आ रही है, ब्लैक सॉइल ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू है फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, बहुत ज्यादा है, मतलब ये सारे हमारी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। द इंडो गैंगटिक प्लेन्स, ठीक है, जो स्प्रेड कहाँ से, फिर मतलब अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक है ये, यानी कि सारे बहुत ही मतलब रिसोर्सेज हैं जो हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट जो है अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये आपके पास ये था, मतलब अब इसके हम एनवायरनमेंट के, अब हमने कौन कौन से मतलब एनवायरनमेंट हमें क्राइसिस और कौन कौन से हैं उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।